सोचिए, 2 मई का दिन है। एक साधारण सा व्हाट्सएप मैसेज आता है, उसमें एक फाइल अटैच्ड है और बस वो एक मैसेज हमारे देश के सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक नीट की पूरी नींव हिलाकर रख देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी फ्रॉड की एक एक परत खोलने वाले हैं। हम गहराई से समझेंगे कि आखिर एक छोटे से मैसेज से ये इतना बड़ा नेशनल क्राइसिस शुरू कैसे हुआ। तो चलिए सीधे इस नंबर पे आते हैं, 135। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर इतना खास क्यों है। जब सीकर में एक एमबीबीएस स्टूडेंट के पिता ने उस फॉरवर्डेड व्हाट्सएप मैसेज को एक कोचिंग टीचर को दिखाया और एग्जाम के बाद उसे मैच किया, तो जो सच्चाई सामने आई ना, वो सच में हैरान करने वाली थी। असल नीट पेपर के 180 सवालों में से, ध्यान से सुनिएगा, पूरे 135 सवाल उस सर्कुलेटेड डॉक्यूमेंट से डिट्टो मैच कर रहे थे। मतलब बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 45 सवाल बिल्कुल उसी अनब्रोकन सीक्वेंस में थे, बिना एक कॉमा या फुल स्टॉप बदले। ये कोई नॉर्मल गैस पेपर नहीं था, ये 100% एक सॉलिड लीक था। अब इतनी बड़ी बात सामने आने पर नॉर्मली क्या होना चाहिए? तुरंत एक्शन, राइट? लेकिन पुलिस का जवाब क्या था? अफवाह मत फैलाओ। जी हां, जब उस हॉस्टल ओनर ने एग्जाम के ठीक अगले दिन सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में जाकर इस भयानक सच को रिपोर्ट करने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें बस ये कहकर चलता कर दिया। शुरुआत में इतने बड़े अपराध को सिरे से खारिज कर दिया गया। ये शुरुआती अविश्वास ही बताता है कि हमारा सिस्टम इतने बड़े स्केल की धांधली के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और जब हम इस मामले के स्केल की बात करते हैं ना, तो इस तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। 2.2 मिलियन यानी 22 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 22 लाख मेडिकल एस्पिरेंट्स का भविष्य है जो दिन रात एक करके इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं है, ये वो एग्जाम है जो तय करता है कि कल हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम किन के हाथों में होगा। और जब ऐसा पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक कागज के टुकड़े की चोरी नहीं होती, बल्कि उन 22 लाख स्टूडेंट्स और उनके परिवारों की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे खेल की शुरुआत कहां से हुई? चलिए इस हाईटेक क्राइम की जड़ों तक चलते हैं। सच बताऊं तो ये कोई आम चोरी नहीं थी। इसका लेवल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसे सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से 1 लाख रुपए देकर निकाला गया। और पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने किसी मोबाइल कैमरे का इस्तेमाल नहीं किया, बाकायदा एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का यूज किया गया। और तो और मॉनिटरिंग सिस्टम्स को चकमा देने के लिए नासिक के बाहरी इलाके में एक शैडो सर्वर के थ्रू डेटा ट्रांसफर किया गया। वहां से यह पेपर पहुंचता है गुड़गांव, जहां इसे बाकी डम्मी सवालों के साथ मिक्स करके 410 सवालों का एक गेस पेपर बना दिया गया, ताकि किसी को भनक तक न लगे। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आखिर इस बड़ी ही सावधानी से बनाए गए 410 सवालों वाले गेस पेपर से पैसे कैसे बनाए गए और इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया। चलिए इस पूरी क्रोनोलॉजी को ट्रैक करते हैं। 26 अप्रैल को यानी एग्जाम से करीब एक हफ्ता पहले गुड़गांव का एक डॉक्टर इस पेपर को पीवाल ब्रदर्स को 30 लाख रुपए में बेचता है। फिर 29 अप्रैल आते आते ये सीकर के एक एजेंट तक 5 लाख रुपए में पहुंच जाता है। और फाइनली 2 मई को वो व्हाट्सएप मैसेज हॉस्टल ओनर तक पहुंचता है। डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल देखिए, अकेले उस सीकर वाले एजेंट ने ही इसे लगभग 700 स्टूडेंट्स तक बांट दिया था। लेकिन इस पूरी कहानी का असली ट्विस्ट पता है कहां था? व्हाट्सएप के उस एक छोटे से टैग में, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। जब स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने इस मामले की पड़ताल की, तो उन्होंने देखा कि इस मैसेज के ऊपर ये टैग लगा हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये बहुत बड़ा सुराग था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये पेपर एग्जाम से बस 1-2 दिन पहले नहीं, बल्कि कुछ केसेस में तो पूरे 1 महीने पहले से ही लगातार सर्कुलेट हो रहा था। अब जब ये सब हो रहा था तो सवाल उठता है कि इसमें शामिल कौन कौन था, और जब ये राज खुला तो हमारे सिस्टम का ऑफिशियल रिएक्शन क्या था। अगर हम डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स की बात करें तो बीवाल ब्रदर्स, जिन्होंने ये पेपर खरीदा था, उनमें से दिनेश बीवाल का नाम प्रमुखता से सामने आता है। सोर्स के मुताबिक दिनेश बीवाल जयपुर देहात से बीजेवाईएम के मेंबर हैं। और तो और ऐसी कई तस्वीरें पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं जहां वो राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, हम यहां निष्पक्ष रूप से सिर्फ फैक्ट्स रख रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि इस नेटवर्क के तार कहां-कहां जुड़े थे और कैसे कुछ लोगों को इस लीक की जानकारी हफ्तों पहले से थी। और एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट ये भी है कि इसी बिवाल परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल का नीट एग्जाम भी क्लियर किया था। अब जब हमें यह पता है कि इस नेटवर्क को पेपर की जानकारी 1 महीने पहले से थी, तो ये फैक्ट पिछले साल के रिजल्ट्स और इस पूरे नेटवर्क की हिस्ट्री पर एक बहुत ही गंभीर और ऑब्जेक्टिव सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है?
और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारा सिस्टम सच को झुठलाने में लगा था। एक तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का ये डिफेंसिव बयान आता है कि अरे ये कोई पूरा लीक नहीं है, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हुआ है। और दूसरी तरफ हमारी मैथमेटिकल रियलिटी देखिए, 180 में से 135 सवालों का परफेक्ट मैच होना, मतलब डेटा एकदम अलग कहानी बयां कर रहा है और एजेंसी कुछ और ये ब्लेम गेम तो देखिए, नासिक के डीसीपी का बयान आता है कि सब अफवाह है, पेपर तो यहां प्रिंट ही नहीं हुआ। मतलब एक तरफ राजस्थान की इन्वेस्टिगेटिंग टीम कह रही है कि इस पूरे लीक का एपिसेंटर नासिक था, और दूसरी तरफ नासिक की लोकल अथॉरिटीज इससे पूरी तरह पल्ला झाड़ रही हैं। असल में हो ये रहा है कि एक विभाग दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा है, और जो असली मुद्दा है वो जस का तस बना हुआ है। और सबसे दुखद बात यह है कि यह सब कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2024 का पैटर्न याद है आपको? उस वक्त भी बिल्कुल ऐसे ही पेपर सर्कुलेट हुआ था, बिना किसी लॉजिक के ग्रेस मार्क्स बांटे गए थे और 67 स्टूडेंट्स के परफेक्ट 720 स्कोर आ गए थे। उस टाइम भी सीबीआई इंक्वायरी हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सोर्स की माने तो इतना सब होने के बावजूद कोई ठोस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ। जो सिस्टम की कमजोरियां तब थीं, वो आज भी वैसी की वैसी ही हैं। खैर, ये तो बात हुई सिस्टम की नाकामियों की, लेकिन इसका असली असर किस पर पड़ रहा है? चलिए अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो इसके सेंटर में हैं, और देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। उन 22 लाख स्टूडेंट्स के मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रगल को आप किसी नंबर में नहीं नाप सकते। इमेजिन कीजिए, सालों की मेहनत, रातों की नींद, दोस्तों से कट जाना और परिवारों का लाखों रुपए कोचिंग में लगा देना। अब एनटीए भले ही कह दे कि री एग्जाम की कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन जो समय बर्बाद हुआ, जो स्ट्रेस झेला, क्या उसकी भरपाई मुमकिन है? ये एक बहुत ही भारी व्यक्तिगत कीमत है जो हमारे स्टूडेंट्स चुका रहे हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है, जैसा कि हमारा सोर्स भी बहुत पावरफुल तरीके से एडवाइस देता है, हमेशा एक प्लान बी या प्लान सी तैयार रखिए। जब सिस्टम इतना अनप्रिडिक्टेबल हो तो किसी एक एग्जाम जो कि बस एक बॉटलनेक की तरह है, उसी के भरोसे अपना पूरा फ्यूचर दांव पे लगा देना शायद उतनी समझदारी नहीं है। आजकल के टाइम में ना डेटा साइंस, यूएक्स डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स और क्लाइमेट रिसर्च जैसे कितने ही मॉडर्न और हाई ग्रोथ फील्ड्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन फील्ड्स में टॉप पर पहुंचने के लिए आपको किसी टिपिकल मेडिकल या इंजीनियरिंग वाले रास्ते से होकर नहीं गुजरना पड़ता। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और सफलता के नए दरवाजे हर दिन खुल रहे हैं। और सच कहूं तो इन नए करियर्स को एक्सप्लोर करना अब बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये 100 करियर्स वाली एक कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ गाइड अवेलेबल है, और वो भी सिर्फ 9 रुपए में। ये इतनी एक्सेसिबल इसीलिए रखी गई है ताकि हर एक स्टूडेंट ये समझ सके कि उसका असली पैशन क्या है, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से कौन सा करियर फिट बैठता है, ताकि वो लाखों रुपए खर्च किए बिना अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लान बी बना सके। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही सीरियस और चुपते हुए सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या इस बार हमारा सिस्टम वाकई में कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाएगा, या फिर इन लाखों स्टूडेंट्स को अगले किसी तय पेपर लीक का इंतजार करने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? सिस्टम की इस सुस्ती की असली कीमत कौन चुका रहा है, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।